हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे झारखंड पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए कि वो कैसे झारखंड पीजीटी हिंदी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम उसके कुछ पाठ्यक्रम के अंशों पर बातचीत करेंगे और इस चैनल पर झारखंड पीजीटी हिंदी से संबंधित कितने वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं उनके लिंक्स के ऊपर। जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े होंगे उनको धीरे धीरे ये आभास होने लगा होगा कि हिंदी पट्टी में होने वाले सभी प्रवक्ताओं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये चैनल किसी न किसी रूप में आप सभी को लाभ पहुंचा रहा होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहा होगा, मनोबल बढ़ा रहा होगा और लग रहा होगा कि बिना शोर किए हुए भी हम अच्छी जगह से तैयारी कर सकते हैं। तो कई दिनों से झारखंड पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि इस पर भी फोकस किया जाए और उनके कमेंट्स को मैं इग्नोर नहीं कर पाया और मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और मुझे लगा कि झारखंड पर थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। वैसे तो इस चैनल पर आप देखेंगे, अगर यूजीसी नेट और यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ेंगे तो हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों में होने वाली परीक्षाओं में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन कुछ विद्यार्थी ठीक से जो भी वीडियोज अपलोडेड हैं उनको खोज नहीं पाते हैं, तो वो परेशान होने लगते हैं। उन्हीं के दृष्टिकोण से हमने सोचा कि आपके समय को और बचाया जाए और जो समय बचेगा उसे आप अपने परीक्षा की तैयारी में लगाएंगे। तो देखते हैं कि झारखंड पीजीटी हिंदी का जो सिलेबस है वो 5 खंडों में बटा हुआ है और प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत जो पहला खंड है उसका नाम है हिंदी भाषा का इतिहास। आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र 2 का पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं साहित्य दिया है और क के अंतर्गत हिंदी भाषा का इतिहास दिया है और इसमें भी कुल 10 पॉइंट्स हैं। हिंदी भाषा के इतिहास में कुल 10 बिंदुओं को हमें पढ़ना है, टॉपिक्स को पढ़ना है और ये उम्मीद करके हम चलते हैं कि इसमें से करीब 20 से 25 प्रश्न आने तय हैं। वैसे हम हिंदी साहित्य का इतिहास चाहे तो अपने से पढ़ सकते हैं, लेखकों, रचनाओं और विषय वस्तुओं को याद कर सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा की जब चर्चा होती है, खासतौर से भाषा की जब चर्चा होती है, तो इसको एक अच्छे शिक्षक और लेक्चर की जरूरत पड़ती है कि समझने का इसमें प्रयास होता है, क्योंकि भाषा का जो पेपर होता है थोड़ा सा तकनीकी तौर पर समझने वाला होता है। इसमें फैक्ट्स को हम याद भी करते हैं तो समझ कर याद करेंगे तो ज़्यादा दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। तो हिंदी भाषा का इतिहास जो कि झारखंड पीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है, तो इस पर हमने वीडियो लेक्चर बनाया है। सभी वीडियो लेक्चर का हम लिंक आपके इनबॉक्स सेक्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर उस लिंक्स के आधार पर लेक्चर्स को देखिए, नोट्स बनाइए और जो भी आपके फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं और क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, उनको क्लियर कीजिए। ठीक है, तो जो पहला दिया हुआ है अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं, इस पर मैं लिंक इनबॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। दूसरा जो है मध्यकाल में अवधि और ब्रज का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। ऊपर आप देख रहे हैं कि अपभ्रंश के बारे में आपको पढ़ना है, अवहट्ट के बारे में पढ़ना है, पुरानी हिंदी के बारे में पढ़ना है। तो कई बार तो सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है। तो जैसे ही मैं बोला हूं, आप लोगों के दिमाग में वो आंसर, आपका दिमाग उस आंसर को खोज कर ला दिया होगा। ठीक, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। इसके अलावा ये पूछ लिया जाता कि अपभ्रंश या अवहट्ट किस कालखंड में प्रयुक्त होती थी, तो पूरा आदिकाल आपके दिमाग में होना चाहिए। तो पहला टॉपिक इस तरीके से क्लियर होगा और आप जब लेक्चर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मध्यकाल। मध्यकाल जब चर्चा की जाती है तो इसमें केवल मध्यकाल में आप देख रहे हैं कि हिंदी में 2 काल आते हैं, एक का नाम है भक्ति काल और दूसरा का नाम है रीतिकाल। और आपके दिमाग में आ गया होगा कि एक को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है और एक को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर सिलेबस बनाते समय ध्यान में रखा गया केवल मध्यकाल। तो जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो मध्यकाल के जगह आपको 2 विभाग आ जाने चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, भक्तिकाल और रीतिकाल। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है अवधि और ब्रज का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, यानी कि अवधि की विशेषताएं आप ध्यान में रखेंगे और ब्रज भाषा की विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे। अवधि में आपको जयसी और तुलसी को ध्यान में रखना पड़ेगा
और ब्रज में जितना भी कृष्ण भक्ति साहित्य है और कुछ राम भक्ति साहित्यकारों ने भी लिखा है, तो ब्रज भाषा का दायरा एक जमाने में बहुत बड़ा था। तो इसको क्लियर करके आपको रखना है। इसका भी हमने लेक्चर तैयार किया था, इसका लिंक आपको इनबॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तीसरा दिया हुआ है 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। जब 19वीं सदी की बात आ रही है तो यहाँ पर तुरंत आपके दिमाग में 1800 ईस्वी और फोर्ट विलियम कॉलेज आना चाहिए। इसके बाद लल्लू लाल से लेकर सदा सुखलाल, सदल मिश्र और इंशाअल्लाह खां होते हुए हिंदी उर्दू विवाद, फिर इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र और सरस्वती पत्रिका तक आप जाएंगे। तो इस पर भी लेक्चर है, इनबॉक्स में सारे लेक्चर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। चौथा पॉइंट दिया है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि। मतलब कि जो देवनागरी लिपि है उसमें कुल कितने वर्ण है, कितने स्वर है, कितने व्यंजन है और इसका मानक रूप क्या है, इसमें कितने सुधार किए गए, किसने सुधार करने का प्रयास किया, सब कुछ इसमें आपको पढ़ना है। इस पर भी हमने वीडियो लेक्चर बनाया था जो कि आपको इनबॉक्स में मिलेगा। पांचवा दिया गया है स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का विकास कैसे हुआ है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान किन किन राजनेताओं ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता देने का प्रयत्न किया, इसके लिए प्रयास किया, जो आज हम हिंदी पढ़ते हैं उसमें उनका कितना योगदान रहा है, इस पर भी हमने वीडियो लेक्चर बनाया है जो कि आपको लिंक के तौर पर मिलेगा। छठा पॉइंट दिया गया भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, यानी कि जो संवैधानिक स्थिति है 343 से लेकर 351 के बीच, उसका पूरा ब्यौरा आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। इसका भी आपको लिंक इनबॉक्स में मिलेगा। हिंदी का तकनीकी एवं प्रायोजनिक विस्तार, यानी कि तकनीकी तौर पर और प्रयोजन मूलक हिंदी के तौर पर जो हिंदी का विस्तार हुआ है उस पर भी वीडियो लेक्चर आपको इनबॉक्स में मिलेगा, उसका लिंक हमने डाल दिया। हिंदी की प्रमुख बोलियों को लेकर, खासतौर से जो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इसमें कुल 18 बोलियों का समावेश किया गया है, तो उन बोलियों के पारस्परिक संबंध क्या है या फिर उन बोलियों का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, इसको भी हमने 2 तरीके से बताने का प्रयास किया है। कुछ जगहों पे मैंने मैप का प्रयोग किया है, कुछ जगहों पे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे। इसका भी लिंक आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा। 9वां पॉइंट दिया गया मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना आपको संज्ञा से लेकर पूरा आपको अव्यय तक की जानकारी लेक्चर में मिल जाएगी, उसका भी लिंक हमने डाल दिया है। इसको कहा जा सकता है जैसे आप अंग्रेजी में पार्ट आप स्पीच पढ़ते हैं, उसी टाइप से है हिंदी, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, इसका भी लिंक मिल जाएगा। पॉइंट 10 है जो कि झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय के तौर पर है। तो ये हमारे लिए नया टॉपिक था क्योंकि मैंने झारखंड पीजीटी का कभी एग्जाम नहीं दिया, तो झारखंड की भाषाओं और बोलियों को हम हिंदी भाषा के तौर पर ही सामान्य रूप से मुंडा परिवार की जितनी भी भाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन एक नया वीडियो लेक्चर आपको इस पर जरूर मिलेगा। तो इस तरीके से आपका हिंदी भाषा का इतिहास वाला पोर्शन 100% पूरा हो जाएगा। अभी तक 90% ये पूरा कंप्लीट है, बाकी झारखंड की भाषाओं और बोलियों का जब हम लेक्चर्स लेकर आएंगे तो और कंप्लीट हो जाएगा। वैसे जितने भी बच्चे झारखंड से जुड़े होंगे और उसकी तैयारी वो ऑलरेडी कर ले होंगे, जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे जाहिर सी बात है वो भी सामान्य ज्ञान की किताबों को पढ़ते हुए और भाषा विज्ञान किताबों को पढ़ते हुए पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन जब आप यहाँ विश्वास के तौर पर जुड़े हुए हैं तो मेरा भी दायित्व बनता है कि जरूर इस पर एक वीडियो लेक्चर लेकर आऊं, जिससे कि आपका आत्मविश्वास और मनोबल जरूर बढ़े। तो झारखंड के पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं कहूंगा कि आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। इन टॉपिक्स पर मैंने बहुत पहले वीडियो लेक्चर बना दिया था और ये बड़ा मुश्किल होता है कि पुराने वीडियोज को खोज कर एक जगह कलेक्ट करना, लेकिन हमने आपके लिए एक जगह कलेक्ट किया है, उसको जरूर आप देखिए और अपने इस परीक्षा में सफलता को पाएं। अगले टॉपिक और इकाई को लेकर मैं अगले वीडियो में उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।